साथियों, मैं इंडिया कल रात एक वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते सो गया। चलो बाकी की वीडियो एक साथ देखते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। वो प्री रेक्विजिट है कि अगर आपके साथ 1000 साल से शोषण हो रहा है तो वो शोषण क्यों हुआ और उसके क्या कारण थे, वो पहले तो उससे हमारी चाहे बंगाल में स्थिति है या असम में स्थिति है, जो बॉर्डर एरियाज की स्थिति है, बिल्कुल या फिर कश्मीर का है, केरला का है, वो सारे इश्यूज सॉल्व होंगे। और जब हम हिंदू परसिक्यूशन सिर्फ यहीं नहीं बाहर भी रिकॉग्नाइज करेंगे तो जो CAA आएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा, वो भी एक अलग डॉक्यूमेंट होगा। बिल्कुल उसमें सिर्फ आप हिंदुओं को बाहर से जिनका परसिक्यूशन हो रहा है सिर्फ उन्हीं को आने की इजाज़त भी देंगे। और क्योंकि आपके एक लॉन्ग टर्म विजन होगा कि आपको इस तरह का समाज चाहिए 100 साल बाद, तो आपकी हर एक्टिविटी उसके साथ अलाइंड होगी। और आपको फिर वैलिडेशन मीडिया में नहीं चाहिए, आपको वैलिडेशन फॉरेन कंट्री या USA का अप्रूवल नहीं चाहिए, मॉडर्निटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और उसके अनुसार आप प्लान कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी है सबसे पहले तो। और आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये आइडियाज़ जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं, वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं। और आपको पता है कि ये समाज में सभी इस स्तर की इंटेलिजेंस और इस स्तर का क्या कहें अंडरस्टैंडिंग है, वो सभी के पास है। और जब आप बात करते हैं तो वो इंटेलिजिबल है टू मोस्ट ऑफ द पब्लिक, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त जो मैं परसिक्यूशन के एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा था वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा था कि चैलेंजेस जो हैं आज के युग के, उनके साथ डील करने के आपकी पॉलिसीज़ इन्फॉर्म होगी ना। और वो पॉलिसीज़ कैसे इन्फॉर्म होगी? आपकी फ़िलॉसफी से। और हिंदू फ़िलॉसफी कोई एक किताब में समेटने वाली फ़िलॉसफी तो है नहीं, ये तो इतना वाइड व्यू है कि इसको उसके साथ रिकनसाइल करना आज के चैलेंजेस के साथ और इस लेंस से उसको इंटरप्रेट करना, दैट इटसेल्फ वुड रिक्वायर क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्रिएशन ऑफ थिंक टैंक्स, क्रिएशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो एकेडमिकली इन प्रश्नों का उत्तर दें, इनको स्टडी करें, इन प्रॉब्लम्स को, और एक व्यू फॉर्म हो, इमर्ज हो। द मेन प्रॉब्लम विद दिस प्रोपोजिशन इज दैट एवरीथिंग इज इमर्जेंट बिकॉज द रियलिटी इज इमर्जेंट। अनफॉर्चुनेटली हम रियलिटी को तो चेंज नहीं कर सकते, हमारी जो उसके साथ इंटरेक्शन है वो भी उसी तरह इमर्जेंट होगी। और जब हमने पर्यावरण की बात की तो एक जैसे मूवमेंट है कॉमन्स, रिटर्निंग टू द कॉमन्स, जो प्री इंडस्ट्रियल एज में जो तालाब थे, जो नदियाँ थी, ये जो पर्यावरण में हम आज जो जंगल थे, वन थे, ये सब कलेक्टिवली ओन थे बाय द कम्युनिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक मैसिव रेट पे प्राइवेटाइज हुए, और जो प्राइवेटाइज नहीं हो पाया वो स्टेट के कंट्रोल में चला गया। तो एक सी-सॉ रिलेशनशिप बन गई स्टेट कंट्रोल और प्राइवेटाइजेशन, और जो कॉमन्स थे वो ख़त्म हो गए। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज वाज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो थ्रू लीगल मीन्स। लीगली किया गया ना, ये कॉरपोरेशंस को जो आज पावर दिया गया है वो लीगली दिया गया है। तो जो ओनरशिप का कंसेप्शन ही है वही बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपल्शंस के ऊपर है। ओनरशिप का जो पूरा कंसेप्शन है, क्या वो धर्मसंगत है? क्या ये प्रश्न हिंदुओं को अपने आप से करना नहीं चाहिए कि क्या ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के ज़मीन को ख़त्म कर देना, उसकी जो उपज है वो आगे कभी वो कुछ उपजाऊ रहेगी ही नहीं, वो ज़मीन, उसकी फर्टिलिटी को किल करना और फिर ये पानी पैसे के लिए बेचना, क्या ये धर्म संगत है? ये प्रश्न है। और मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास कोई इसका क्लियर आंसर है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। पर इसका बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं, जब कलेक्टिव ओनरशिप होती है तो किसी की भी ओनरशिप नहीं होती है, वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी उसमें आना पड़ेगा। वो रेटोरिक है आज के इस टाइम्स का, जब एवरीथिंग इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड। ये रेटोरिक आज के टाइम का है, क्योंकि अगर 1000 साल से कलेक्टिव ओनरशिप काम कर रही थी तो फिर क्या हो गया? क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस थे ना, स्ट्रक्चर था। वो में अच्छा, वो नहीं है ना, वो विदाउट दैट। अच्छा, अब मैं उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है वो।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है कम्युनिटी में? जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड थ्रू हेरिडिटी। वो हेरिडिटी क्या है? जाति है, कास्ट है। आप किसी हिंदू से पूछ लो कास्ट, ओ कास्ट कास्ट कास्ट। भाई कास्ट का मतलब ही ये है। जैसे हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में कुछ ऐसे कुल हैं जो अर्चक बन सकते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मतलब नहीं है कि वो ऐश काट रहे हैं, उसका वो तो साधारण इसमें रहते हैं, बिल्कुल उनकी जीवन शैली भी बिल्कुल सिंपल होती है। वो कहने को वो दरिद्र हैं, मतलब पॉवर्टी में रहते हैं, और उनका पूरा का पूरा समय ही देवता उपासना में जाता है। और इनको एज अ प्रिविलेज प्रोजेक्ट करना जस्ट बिकॉज दे हैपन टू इनहेरिट दीज राइट्स और ड्यूटीज। एक्चुअली तो ड्यूटीज़ हैं ना, कि आपको देवता की सेवा करनी है, वो एक ड्यूटी है। उसमें आपको क्या आप मतलब आप कौन सा एम्पायर खड़ा कर दोगे उससे? ये तो सामने सामने दिखाई देता है ना कि क्या हालत है अर्चकों की। अगर वो अपनी ड्यूटी भी इनहेरिट नहीं कर सकता तो उसका अर्थ ही ये है कि आप पूरे सिस्टम को ही गलत तरीके से देख रहे हो। तो जो जाति है, जाति का मतलब है कि आप जहाँ पैदा हुए उसके साथ आपको कुछ, आप कल्चर भी इनहेरिट करते हो, आप नॉलेज भी इनहेरिट करते हो, आप स्किल्स भी इनहेरिट करते हो, आप राइट्स इनहेरिट करते हो, आप ड्यूटीज इनहेरिट करते हो। और जब आपने उसको ही विलिफाई कर दिया, आपने बोला कि ये जो है ये प्रथा, जाति प्रथा बड़ी खराब है क्योंकि अब आप फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हो, तो आपने एक सिस्टम को ही करप्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका एग्जाम्पल आप चमार कम्युनिटीज़ में, जो हमने एक ऐसे लिखा था अभी रिसेंटली, उसमें आप देख सकते हो कि चमारों की जो दुर्दशा है उसको ब्लेम किसको किया जाता है? जातिवाद को या सवर्णों को? किसने किया ये ब्लेम? ये कॉलोनियल स्कॉलरशिप फॉलोड बाय लेफ्ट स्कॉलरशिप, मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप। इन लोगों ने इस तरह का ये एक डिस्कोर्स बनाया कि ये जातिवाद के शिकार हैं। लेकिन अगर आप चमार कम्युनिटी के इतिहास को देखें और किस तरह से वो एक वेल इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी से कैसे वो दुर्दशा में, झुग्गियों में, जैसे धारावी है, वो इन्हीं चमारों की उसका माइग्रेशन। पूरा विस्तार से एक बार इतिहास अगर बता सकें तो, कि देखिए, ये स्थिति कैसे बनी कि वो एक तरीके से सिर्फ चमार ही नहीं और भी जातियां हैं जो एक आज के समय भी अगर 10-15 साल भी पहले चले जाएं तो मतलब कोई उनके घर चला जाए या तो उनके बर्तनों में पीना या चाय पीना या पानी पीना भी नहीं करते थे। तो इस तरीके का जो आज तक डिस्क्रिमिनेशन है, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए, छुआछूत जो हमारी है। हाँ, जो छुआछूत है वो इंटरकास्ट कम है और इंट्राकास्ट भी ज़्यादा। इंट्राकास्ट मीन्स कि जो विद इन अ कास्ट जो सब कास्ट हैं उनके बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल समाज में इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट वर्नर्स वाज वेरी क्लियरली डिफाइंड कि ये बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ में इंटरैक्शन होगी और उसके रूल्स डिफाइंड हैं, प्रिटी मच फिगर्ड आउट। पर जो विद इन द कम्युनिटी, उसमें ऑटोनॉमी बहुत है विद इन द कास्ट। और विद इन द कास्ट में कोई ऐसा समाज है जो दूसरे के साथ नहीं, उनकी अपनी हिस्ट्री है, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उनके आपस में शादी नहीं करते, किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ दिया होगा पहले, तो वो उनका कंटिन्यू चलता आ रहा है जैसा हर समाज में होता है। और उसकी वजह से उनके बीच की जो भेदभाव जिसको आज हम कहते हैं, तो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि हम उनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे, इनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। वो एक तरह का अनटचेबिलिटी है और वो स्पॉन्टेनियस है, और उसमें कास्ट हायरार्की इज़ नॉट इन्वॉल्व। जहाँ कास्ट हायरार्की है उसमें भी बहुत सारे न्यूआंसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रेजुडिस नहीं है, प्रेजुडिस भी एक कारण है, और वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में प्रेजुडिस हो सकता है, पर बहुत जगहों पे ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बोला था कि जब आप कोई मंत्र अनुष्ठान लेते हैं और मंत्र अनुष्ठान में आपको खाने पीने का कुछ बहुत स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप नहीं खाते किसी के हाथ। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जाति, मतलब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान लेंगे तो आप अपनी माता और पत्नी के अतिरिक्त किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खा सकते।
तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? कोई लेके आएगी कोई महिला तो बोलेगी कि नहीं ये महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं खाना भाई मुझे। तो इस तरह का भी जो सोशल रियलिटीज़ हैं उसको आप छुआछूत में मोल्ड कर देते हो और वो बोलते हैं कि ये कास्ट है। बट बेसिकली कास्ट है क्या, ये समझने वाली बात है। क्यों कास्ट, वाई डज कास्ट रिफ्यूज टू गो? बिकॉज इट इज़ डीपली इनग्रेन्ड। वाई इज इट डीपली इनग्रेन्ड? बिकॉज इट इज़ अ बायोलॉजिकल रियलिटी। जो जाति है वो बायोलॉजिकल है और जो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। तो यदि आप आज आप कह रहे हो कि जाति को ख़त्म कर दो, कल को आप कहोगे कि परिवार को ख़त्म कर दो, और जैसा चलता भी है कहीं जगह। कल को क्या आज ही कह रहे हैं ना, और वो इसीलिए हो रहा है। कह नहीं रहे तो कम से कम ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिससे ख़त्म होगा। एब्सोल्युटली। तो आपका जो ओरिजिनल प्रश्न था मैं उस पर वापस जाता हूँ, वो है चमार। तो चमार जो थे वो हमने अपने ऐसे में भी डॉक्यूमेंट किया कि महाराष्ट्र में चमार महार कम्युनिटी थी जिससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी आते। और ये महार कम्युनिटी जो थी ये 12 बलूतेदार, जो 12 सर्विस प्रोवाइडिंग कास्ट हैं उनका पार्ट है। कारपेंटर्स है, उसमें किराया मोची है, उसमें माली है, ऐसे नहीं। तो अलग अलग जगह पर इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि यही 12 थे। अलग अलग जगह अलग अलग 12 बलूतेदार थे, वो भी 12 कहीं जगह 13 भी हो सकते थे, लेकिन उनको बोला 12 था। तो इसमें क्या था कि बार्टर सिस्टम से चल रहा था कि आज आप जिस गांव में सर्विस दे रहे हैं उस गांव की किसी पर्टिकुलर फैमिली से आप कनेक्टेड और वो आपके जजमान हैं। इसको नॉर्थ में जजमानी सिस्टम भी बोलते हैं, वो आपके जजमान हैं। आपकी उनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखाएं। आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बदले में आपको फसल में से एक पार्ट दिया जाएगा। आपको फेस्टिवल्स में कुछ उत्सव होंगे उसमें आपको कुछ रोल प्ले करना है, उसकी जगह आपको कुछ कॉम्पनसेशन भी दी जाएगी। बीच बीच में आपको बुलाया जाएगा खाने के। ये सब चीज़ें गांव में जो चलता रहता था उसका पार्ट है। जब कोई आपकी हर घर में जब गाय होती थी तो पैस्टोरल इकोनॉमी में तो गाय का एक सेंट्रल रोल है। गाय जब मर जाती है तो गाय तो एक बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह पाली जाती है, आज भी कई जगह होता है। जब गाय मर जाती है तो उसके शव पे अधिकार केवल आपके बलूतेदार महार का ही है। आप वो किसी और को नहीं दे सकते, बेचने का तो सवाल ही नहीं। तो उस गाय के शव को लेके चमार जाएगा और वो उसको ट्रीट करेगा, उसकी खाल उधेड़ेगा और फिर उसको टैनिंग करेगा। और टैनिंग का भी नेचुरल केमिकल्स यूज़ करके, जो प्लांट बेस्ड डाइज़ हैं वो यूज़ करके उसको टैन करेगा। फिर उसके बाद उसके जूते, चप्पल, बैग इत्यादि वो सब बनेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या ये चमार बनाएगा, कहीं जगह महार ही बनाएगा, कहीं जगह मोची अलग कास्ट होगी वो बनाएगा, वो अपने लिए रख देगा, कुछ अपने जजमान को दे देगा, बाकी सरप्लस वो मार्केट में बेच देगा। ऐसा सिस्टम चल रहा था फॉर सेंचुरी, सदियों से ये चल रहा था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कोइंसाइड करता है उसके बाद ही उपनिवेश जो कलोनियल एरा शुरू होता है। तो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में आती है और वो देखती है कि यहाँ कितने कैटल लाइफ स्टॉक कितना ज़्यादा है। और एक तो वैसे ही वो यूरोप से आते हैं, वहाँ तो जानवर भी कम है, कठिनाई भी है, मतलब वेदर कंडीशंस आर नॉट दैट फेवरेबल। तो यहाँ पे तो हस्तखेत पूरा देश ही फर्टाइल और एकदम लाइफ स्टॉक से भरा हुआ है। तो यहाँ पे वो देखते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो छोटे छोटे जगहों पे वो फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू कर देते हैं। अब फैक्ट्रीज जब वो लगाते हैं उनको रॉ मटेरियल क्या है उनके लिए, वो डेड एनिमल। अब कोई अपना जानवर बेचने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वो पूजनीय है और फिर बलूतेदारी में तो उसका अधिकार किसी और का है। तो ये चल रहा है। धीरे धीरे वो पुश करते हैं, उनको चाहिए अपना रॉ मटेरियल। तो वो देखते हैं कि अच्छा जो मुसलमान हैं उनके लिए गाय पूजनीय नहीं है, तो वो बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो लेदर इंडस्ट्री की शुरुआत है तब से ही मुसलमान इसमें सक्रिय हैं और तब से ही वो डोमिनेंट भी हैं। क्योंकि उनके लिए
गाय पूजनीय नहीं है और वो उसको मार सकते हैं जैसे अन्य जानवरों को मारते हैं। इसमें हिंदू मर्चेंट्स पीछे रह जाते हैं और फिर आता है दौर फैमिन्स का, सूखे अकाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो इंजीनियर्ड है या नहीं है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर उससे जो जानवर हैं वो मरने लग जाते हैं, बहुत सारे जानवर मरते हैं। और हिंदुओं के लिए अब नॉर्मल हो जाता है कि जो जानवर हैं उनको पैसों के लिए ब्रिटिशर्स को बेचना, फैक्ट्रियों को, और उसके एक्सचेंज में पैसे देना। और कई लोग तो अपने ज़िंदा जानवर भी बेचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्लॉटरी हो, उनको पता है लेकिन वो अपनी आंख मूंद के उसको बेच देते हैं दिल पर पत्थर रख के, क्योंकि हालत ऐसी है, उनको बचना है, उनको खाना है कुछ, तो वो इनको बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काउ स्लॉटर पहली बार नॉर्मलाइज होता है हिंदू सोसाइटी में, नहीं तो वो कोई सोच नहीं सकता था। अब जब आपने अपना जानवर बेच दिया या मरा हुआ जानवर ही बेच दिया, उसकी खाल बेच दी पैसे के लिए, तो जिसका अधिकार था उस पर, जो चमार है, उसका क्या होगा? तो उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उसकी रोज़ी रोटी उससे छिन गई। रोज़ी रोटी छीने जाने के कारण उसके पास और कोई विकल्प नहीं रहता और वो फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए जाता है। ये फैक्ट्रियाँ कौन ओन करता है? या तो अंग्रेज़ ओन करते हैं या मुसलमान ओन करते हैं। और ये पूरी जो व्यवस्था है सैकड़ों साल की, हज़ारों साल की, बारह बलूतेदारी की, ये डिसरप्ट हो जाती है। और इसमें जो समंजस है, समाज में एक स्थिरता है, वो सब खत्म हो जाती है। और अब आप जो क्लासिकल जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस होता है फैक्ट्रीज़ में क्या हुआ, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, इनके बीच का डिवीज़न और कौन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हैं, ये सब प्रॉब्लम्स अब आती हैं। और अब ये जाके मास माइग्रेशन होती है लोगों की, और वो फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन सेंटर्स में ट्रैवल करते हैं। और वहाँ इनकी जो रहने की स्थिति है वो इतनी ख़राब होती है कि वो अब झुग्गियों में रहते हैं। और जो धारावी है, जैसे धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्लस्टर है, ये चमारों ने ही जो चमार थे, जो बेचारे वहाँ से गाँव से ट्रैवल करके शहरों में मुंबई आए थे, मुंबई में इतनी दयनीय स्थिति में थे कि इनको इन झुग्गियों में रहना पड़ा, और वहाँ से धारावी की शुरुआत होती है। और ये फैक्ट्रियाँ किसकी थी? ये फैक्ट्रियाँ मेनन मर्चेंट्स की थी, जो मुसलमान थे, मुसलमान ओनर थे इन लेदर फैक्ट्रीज़ के, जहाँ पे ये मजदूरी करते थे। और जो स्लम्स हैं इंडिया में, उनकी भी शुरुआत इन्हीं कारण होती है। इसमें कोई कास्टिज़म का कोई रोल ही नहीं है। और उसके बाद जो सक्सेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो लंबा इशू है, मैं इसको संक्षिप्त में वाइंड अप करूँगा। सक्सेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हैव लुक्ड एट इट एज अ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। किस तरह से इनको, अच्छा चलो ये ऑलरेडी स्किल्ड हैं ये जातियाँ, इनको हम स्मॉल स्केल वो दे देते हैं, लेकिन वो कभी एक बार डिसरप्शन के बाद तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और जैसे जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आई, अब लेदर इंडस्ट्री की जो डिमांड है, लेदर की जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड, वो बहुत हाई है। सबको लेदर चाहिए, जूते चाहिए, बैग्स चाहिए, ये बिल्कुल कॉमन प्लेस आइटम्स हो चुके हैं। लेकिन लेदर बनाने का जो प्रोसेस है वो इतना टॉक्सिक है और इतना एनवायरमेंटली डेंजरस है कि उसमें अगर आप एनवायरमेंटल नॉर्म्स का ख्याल करते हुए आप उसको प्रोडक्शन वैसे बनाएं, तो लेदर के प्राइसेस तो 10 गुना बढ़ जाएंगे। और वो बढ़ जाएंगे तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए एनवायरमेंटल नॉर्म्स को गोली मार के थर्ड वर्ल्ड में, भारत जैसी जगहों पे, ये लेदर इंडस्ट्री इतनी थ्राइव कर रही है। कानपुर हो या अंबूर हो चेन्नई के पास, या ऐसी जगहें जो हैं, जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस भी पुअर हैं, जहाँ पे जाते ही नाक बंद करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा बदबू आती है, जहाँ पे लोग, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जो वहाँ पे काम करने वाले लोग एसिड टैंक्स में मेल्ट हो गए हैं और उनको कवर अप करने के लिए मीडिया को पैसे वैसे खिलाई दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आज, क्या ये शोषण नहीं है? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये जातिवाद के कारण है? तो इन समस्याओं का समाधान स्लोगनियरिंग नहीं है, एनाइलेट कास्ट, ये नहीं है। इन समस्याओं का समाधान है कि पहले जिस तरह कश्मीर की प्रॉब्लम को पहले करेक्टली फ्रेम करो, और फिर उसके मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ बंद करो, ये करो, वो करो। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करो, पहले उसको सही से फ्रेम करो, उसके बाद बात करो। मेरिटोक्रेसी
को लेके जो अंधविश्वास है लोगों में, तो मैंने कहीं पढ़ा एक जगह पे कि मेरिटोक्रेसी जो है कि आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको समाज में आपका स्तर होगा, जो आपका सोशल स्टेटस है। मेरिटोक्रेसी इज़ नॉट अ रेमेडी फॉर इनइक्वालिटी, इट इज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर इट। समझ रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दे भी देता हूँ समाज में, तो वो अपॉर्चुनिटी एनकैश जब होगी तो जिसकी जो प्रतिभा का स्तर है उसके अनुसार ही तो वो सक्सीड करेगा। तो जो ये प्रतिभा का स्तर में जो डिफरेंस है, द नेटिव टैलेंट विच डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वेयर डज इट कम फ्रॉम? इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। जो वेस्टर्न थॉट है फॉर एग्जांपल, उसमें या मॉडर्न थॉट में कोई जवाब नहीं है ना। इसलिए आप स्ट्रगल करते रहोगे, या जॉन रॉल्स कुछ बोलेगा, फ्रीडरिक हायक कुछ बोलेगा, और वो किसी तरह से इस क्वेश्चन को नेगोशिएट करेंगे कि हाँ ठीक है। जैसे हायक बोलेगा कि हाँ आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि इक्वालिटी कभी होगी, ये तो मार्केट फोर्सेस चलेंगे जैसे फ्री मार्केट में, वो उसी के अनुसार सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वेल्थ, और इनइक्वालिटी तो रहेगी। जॉन रॉल्स बोलेगा कि नहीं आपको जो नीचे के स्तर पे लोग हैं उनको आपको हेल्पिंग हैंड देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अ टैलेंट इज़ आर्बिट्री। मतलब यू आर टैलेंटेड नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन डूइंग, अल्टीमेटली यू हैव circumstances, or you could say that you have inherited some talents. That's a tricky area to go into right now, but I'm just saying that वो एक fact है। अब उसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है क्या नहीं है उसको हम साइड कर देते हैं, बट आई एम सेइंग कि मेरिटोक्रेसी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। वो रिकग्निशन कहाँ है? तो आप वर्ण व्यवस्था को आप जितना भी गाली दे दो, बट वर्ण व्यवस्था तो अब प्रैक्टिकली डेड है ना। प्रैक्टिकली डेड कैसे है? आप प्रैक्टिकली वो डेड तभी हो सकती है जब आप इसको पूरी तरह कैंसिल कर दो, इस बात को कि आप कुछ चीज़ें इनहेरिट कर सकते हो, और इट इज़ डिज़ायरेबल टू इनहेरिट सम फॉर्म ऑफ कल्चर, सम स्किल्स, राइट। आगे अगर समाज स्थिर हो जाता है, स्थिर किसी भी सेंस में हो सकता है कि अगर जॉब्स रहे ही नहीं, अगर ऑटोमेट हो गया सब कुछ और जॉब्स 20% रह जाते हैं जो आज की लेवल के हैं, अगर केवल 20% जॉब्स हैं और बाकी का 80% समाज बेरोज़गार है, तो उसके लिए लाइफ में मीनिंग क्या बचेगा? जब तक आप कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कल्चर को इनहेरिटेंस के रूप में, उसकी विरासत में आप उसको नहीं देते। तो नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर आज कौन इनहेरिट करके, मान लो एस्पिरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म हो गई हैं मोस्टली। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कर भी रहा है इनहेरिट करके, या तो मजबूरी में कर रहा है। हाँ, क्योंकि एस्पिरेशन है कि पैसा कमाना है, फेम कमाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये इस तरीके की जो एस्पिरेशन है ना वो सेम हो गई। बिल्कुल सही बात है। और ये इसमें थोड़ी मेरिटोक्रेसी इसलिए है क्योंकि सिस्टम्स भी यूनिफॉर्म है, नेशनलाइज्ड हो गए हैं। मैं वही नहीं कह रहा, हाँ। मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? क्या इज दिस अ परमानेंट अरेंजमेंट? इट इज नॉट। क्लियरली बहुत फास्ट चेंज हो रहा है ना। ये तो कोलैप्स हो रहा है ना हमारी आंखों के सामने। तो मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एन एडवोकेट फॉर गेटिंग वर्ण व्यवस्था बैक, लेट मी बी क्लियर। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, और वो किस रूप में, कैसे, किस मोड़ पे वापस आएंगे, आप, इट विल सरप्राइज यू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या वो पूरी तरह वापस आएगा? प्रोबेबली नॉट, पर क्या वो सिग्निफिकेंटली कम बैक करेगा इन अ न्यू फॉर्म? आई थिंक सो। पर दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप ब्लेम गेम किस तरह से चला रहे हो, आप किस तरह का डिस्कोर्स कर रहे हो, आप किस तरह की ये, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री, वो बोलते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए और जो किया, और इसलिए हम आरक्षण कर रहे हैं। अगर आप ये बोलो कि मुझे आरक्षण देना है क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो सर्कमस्टेंसेस के शिकार हैं, और हमारी, मतलब हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सहायता करें, और अपने में से, अपने, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया था कि आप अपनी एलपीजी को सरेंडर कर दो, है ना, तो बहुत लोगों ने किया। तो वो वॉलंटरी, वो जो गिविंग है, उस स्पिरिट से अगर आप
आरक्षण की पॉलिसी बनाते हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। लेकिन अगर आप इस बेसिस पे बनाते हैं कि आप गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं पूरे समाज को कि ये ऐसा हुआ, तो भाई मैं तो पढ़ा आपको लिखा हूँ, दुष्परिणामों के भी दुष्परिणाम तो झेलने पड़ेंगे और उनकी बात नहीं, करनी और पड़ेगी। पहली बात आपको पहले आप कन्विंस ही नहीं कर सकते। मैं 4 किताबें पढ़ के आपको बोल दूंगा कि गलत है, आप गलत बोल रहे हो, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो मुझे भुगतने हैं ना। नेता लोग तो नहीं भुगतेंगे, वो तो एलिट्स हैं। तो ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं अगर हम कास्ट को लेके चलें कि कास्ट क्या है और कास्ट का हिंदू राष्ट्र में क्या रोल होगा, फॉर एग्जाम्पल। दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एडमिटेडली वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट पहले दोनों चीज़ों को क्लियरली कंसेप्चुलाइज किया जाए। इस पे मैं अलग से एक सेशन करना चाहता था आपके साथ, तो उसके लिए अलग से रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और तो अभी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी पुस्तक आ रही है तो उसमें मेरे ख्याल से कितना टाइम लगेगा? जी, वैसे तो मैं एक मज़दूर हूँ, तो इसलिए मैं मज़दूरी में मेरा ज़्यादा समय जाता है, तो किताब लिखने के लिए जो समय निकालना पड़ता है वो मैं निकाल नहीं पाया। पर इस साल पूरा प्रयत्न ये है कि इस साल आ जाए, इस साल मतलब टुवर्ड्स द मिडिल और एंड ऑफ दिस ईयर। अगर एंड काफ़ी सही वीडियो था, अच्छा एक्सप्लेन किया। इसको देखते देखते ही यूपी का याद आ रहा था, वहाँ भी कुछ ऐसे ही समस्या चल रहा, वो गाय वाला, जनसंख्या बढ़ जाना, खेत चल जाना वगैरह वगैरह। उस समस्या को कैसे ठीक करना है ये भी एक समझना प्रॉब्लम है। इसका समाधान हो जाएगा तो बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बाकी लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा। अगर गाय का जनसंख्या बढ़ता है तो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है यूपी में है तो प्रॉब्लम तो है। खैर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो बाकी चीज़ जो पुराना रिवाइव किया जा सकता है, अच्छी चीज़ है, रिवाइव की जा सकती है, बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।